डियर स्टूडेंट, आज हम मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म के पार्ट सेकंड में हैं और आई होप कि आपने पार्ट फर्स्ट देखा होगा और जिसने भी पार्ट फर्स्ट देखा होगा वो बहुत अच्छे से कोरिलेट कर पाएगा आज के लेक्चर्स को। ठीक है, सो सबसे पहले जल्दी जल्दी आप लोग सब ज्वाइन हो जाइए। और खुशी, हेलो, गुड इवनिंग, ईशा। ओके, सो प्रीवियस क्लास में हमने क्या देखा था? प्रीवियस क्लासेस में हम लोग मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड को देख रहे थे। उसमें तीन केसेस में फर्स्ट केस को पूरा डिस्कस कर लिया था कि यदि किसी मैग्नेटिक फील्ड में जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, यदि किसी चार्ज को प्रोजेक्ट करते हैं और वो प्रोजेक्शन एंगल मतलब दोनों के बीच में जो एंगल है 0 या 180 डिग्री होगा तो स्ट्रेट लाइन पाथ होगा, और केस सेकंड में थीटा 90 पे सर्कुलर मोशन होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था जिसका थ्योरेटिकल पोर्शन हमने डिस्कस कर लिया था। इसके कुछ पार्ट अभी बाकी है जिसको हम अभी करेंगे। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। और थर्ड पार्ट आज के डिस्कशन का पार्ट है और उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन पे हम चलेंगे जो हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड को पढ़ना है। ठीक है, सो यदि मैं रिमाइंड आपको करा दूं कि यदि आप थीटा 90 रखते हो, मतलब यदि आपने क्या कर दिया है, जो चार्ज को प्रोजेक्ट किया है मैग्नेटिक फील्ड में, वो दोनों के बीच में वेलोसिटी और v मतलब मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री एंगल है, तो क्या करता है, ये सर्कुलर मोशन को परफॉर्म करता है। क्यों सर्कुलर मोशन को परफॉर्म करता है? क्योंकि हर पॉइंट पे जो इसका फोर्स है वो डायरेक्टेड टुवर्ड्स क्या होता है, सेंटर होता है। तब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर होता है वो क्या होता है, आपका रेडियस याद रखना बहुत जरूरी है, जो कि mv/qb के बराबर होता है। और यदि आप इसी चीज को चेंज करोगे तो इसको मोमेंटम ऐसा लिख सकते हो, mv को मोमेंटम कह सकते हैं, और मोमेंटम को ही काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में √2m लिख सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो आपका होता है वो क्या होता है, नमस्कार, दूसरा जो पैरामीटर होता है वो टाइम पीरियड होता है। और टाइम पीरियड के लिए आप सिंपल एक काम आप याद रख सकते हो कि यदि ये पूरा डिस्टेंस जो होगा वो डेफिनेटली 2πr होगा, और यहां पे यदि मैं वेलोसिटी से डिवाइड कर देता हूं तो टाइम पीरियड आ जाएगा। और चूंकि आपने इसे याद रख रखा है तो आप यहां से r/v का रेशियो देखो, r/v का रेशियो क्या हो जाएगा, m/qb हो जाएगा। तो इस r/v के रेशियो को m/qb रख दोगे तो 2πm/qb ये टाइम पीरियड आ जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे नोट करने वाला पार्ट ये है कि जो टाइम पीरियड है वो मास पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, b पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन वो वेलोसिटी और रेडियस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट यहां पे मैंने आपको लिखा दिया है। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन थे वो आपको याद करने थे, और ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले क्लास में मैंने बताया था। आई होप कि आपने रिवाइज करके आप आए होंगे। तो चलो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं ताकि एक चीज हमें रिमाइंड भी हो जाए कि जो मैग्नेटिक फोर्स है उसका डायरेक्शन कैसे लगेगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दूसरे सेक्शन पे चलेंगे। यहां पे क्या दिया, ये पाथ दिया है कि एक चार्ज जो है इस मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे मूव कर रही है। ठीक है, और मुझे ये बताना है कि इस जो चार्ज है उसका नेचर क्या है। तो यदि मैं रिमाइंड करा दूं कि यदि पॉजिटिव चार्ज यहां पे ऐसा यदि मैं प्रोजेक्ट कर दूं और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपके पास में क्रॉस में दिया हुआ है, तो QV क्रॉस B ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ये मैंने कहा था कि आप बनाते बनाते यदि याद हो जाए तो बहुत अच्छा है। ठीक है, सो आपके पास में यदि ये पॉजिटिव चार्ज होता तो ये ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स आता। आप मुझे बताओ, कोई चार्ज को मैंने एंटर कराया और इस पाथ को फॉलो कर रहा है, सो डेफिनेटली नीचे के डायरेक्शन में इसमें फोर्स लग रहा है ना, नीचे के डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो क्या मैं इस चार्ज के साइन को या उसके पोलैरिटी को ये कह सकता हूं कि वो पॉजिटिव है? नहीं, क्योंकि पॉजिटिव होता तो ऊपर फोर्स लगता। सो डेफिनेटली यहां पे जो भी चार्ज है वो क्या है, वो पॉजिटिव नहीं है, वो नेगेटिव है। सो नेगेटिव चार्ज यहां पे है, ये चीज हम यहां पे कह सकते हैं। यस और नो, जल्दी से कमेंट में आंसर करो, ये नेगेटिव चार्ज होगा। ये क्लियर है? सिमिलरली आपको यहां पे निकालना है कि यदि पाथ हमारे पास में ये है, जैसे यहां पे जो भी चार्ज है मुझे पता नहीं है, लेकिन इस डायरेक्शन में वेलोसिटी रखा और मैग्नेटिक फील्ड ये डॉट देने का मतलब क्या है कि ये आउटवर्ड में जा रहा है, बोर्ड के आउटवर्ड में है। तो यहां पे ये चार्ज कैसा होगा, जल्दी से बताओ कमेंट में, ये चार्ज कैसा होगा। यदि आप सपोज करो कि आपको नहीं पता है, आप अपने मन से पॉजिटिव या नेगेटिव तो ले सकते हो ना, आपका कन्वेंशन गलत तो इसका मतलब उल्टा होगा। जैसे मैंने यहां पे ले लिया कि लेट्स से कि ये पॉजिटिव चार्ज होता तो इस डायरेक्शन में QB है और B बाहर के डायरेक्शन में, तो QB क्रॉस B करोगे तो क्या मिलेगा, QB इधर और QB क्रॉस B करोगे तो ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स मिलेगा। आपको दिख रहा है कि ये जो डिफ्लेक्शन पॉसिबल है वो ऊपर के फोर्स की वजह से ही है, मतलब डेफिनेटली यहां पे चार्ज जो है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चलो अब एक क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहां पे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, दो पार्ट दिया हुआ है, क्वेश्चन को पढ़ो। यहां पे प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल है
और ये कह रहा है कि ये मूव कर रहा है परपेंडिकुलर टू बी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर में मूव कर रहा है, और कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ देयर टाइम पीरियड। अभी अभी मैंने आपको बताया टाइम पीरियड क्या है, आपको याद रखना है, टाइम पीरियड याद रखना है 2πm/qb, ये टाइम पीरियड होता है। और हमारे पास में ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल का मास को बता रहा है और चार्ज को बता रहा है। तो हमें सीधे दिख रहा है कि यदि b गिवन है, 2π कांस्टेंट है, तो जो टाइम पीरियड है वो किसके प्रोपोर्शनल हो गया, बेसिकली मास और चार्ज के रेशियो m/q के प्रोपोर्शनल हो गया। तो यदि मैं यहां पे पहला ऐसा करता हूं कि प्रोटॉन का और फिर दूसरा न्यूट्रॉन का d से लिख देता हूं, और यदि अल्फा पार्टिकल इसका यदि टाइम पीरियड का रेशियो यदि मैं निकालूं तो क्या कह सकता हूं, क्या मुझे प्रोटॉन का m और q मालूम है, यस m/q हो गया। जल्दी से आप आंसर लिखो जब तक कि मैं बताता हूं, ठीक है। क्या यहां पे न्यूट्रॉन का मालूम है, 2m/q हो गया, ये 2m/q हो गया, और क्या अल्फा पार्टिकल का मालूम है 4m/2q हो गया। तो यहां से जो कॉमन फैक्टर होता है वो यहां से हटा देंगे, कॉमन फैक्टर को हटाओगे तो क्या बचेगा, ये 1:2:4/2 का मतलब 2, सो 1:2:2, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं जो 19 में आया है, अभी रिसेंट का क्वेश्चन है, और देखो कितने इजीली आप बना लोगे। इसमें क्या कहा, एक आयोनाइज हाइड्रोजन है एटम और एक अल्फा पार्टिकल है, और वो सेम मोमेंटा का मतलब क्या है, ये मोमेंटम को कांस्टेंट कह रहा है कि p जो है वो कांस्टेंट है, एंटर करता है परपेंडिकुलरली किसमें, एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड B में। तो कहता है कि रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, उसका रेशियो हमें रेडियस का निकालना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि यदि ये दोनों पार्टिकल चार्ज पार्टिकल है और परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली यदि एंटर किया है तो सर्कुलर मोशन को परफॉर्म करेगा। और क्या इसके रेडियस को अभी अभी आपने देखा कि मैं चाहूं तो इस रेडियस को मोमेंटम के टर्म में p/q भी लिख सकता हूं। अब p कांस्टेंट है, b ऑलरेडी गिवन है, तो आपको दिख रहा होगा कि जो रेडियस होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज होगा। अभी हमें रेडियस यहां पे क्या निकालना है, अब बताओ। मतलब जो हाइड्रोजन वाला पार्ट था उसने जो रेडियस बनाया और जो अल्फा पार्टिकल ने रेडियस बनाया, सो डेफिनेटली ये जो रेशियो होगा वो इनवर्स में, मतलब q ऑफ अल्फा अपॉन q ऑफ, आप क्या कर दोगे, जो हाइड्रोजन ये है तो आप क्या कह सकते हो कि ये 2 टाइम्स ऑफ E है और ये E है, सो डेफिनेटली 2/1, मतलब 2:1। कौन सा आंसर है, जल्दी से बताइए कौन सा आंसर है। ये आपको फर्स्ट आंसर दिख रहा होगा। ये रिसेंट का क्वेश्चन मैंने बताया और आपको दिख रहा है कि क्यों मैंने आपको प्रीवियस क्लास में वो डेटा दिया था जिसको आपको याद करना चाहिए, ठीक है। और वो उस पर रिपीटेडली कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ये रेशियो वाले प्रॉब्लम बहुत इजी होते हैं, आपको बस वो चीज ध्यान में रखना है। चलो एक और 2015 का एक क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे क्या दिया हुआ है, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल है, दोनों एंटर करता है किसमें, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। फिर क्या कहा गया, बी में मूविंग एट राइट एंगल, मतलब राइट एंगल में मूव करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ द, इसमें रेडियस, उसमें सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा और उसका रेडियस दिया हुआ है फॉर बोथ द पार्टिकल इज इक्वल, मतलब प्रोटॉन का और अल्फा का जो रेडियस है जब वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो क्या है, इक्वल है। तो ये कह रहा है कि अच्छा बताओ कि काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाई प्रोटॉन 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो एनर्जी एक्वायर्ड बाई अल्फा पार्टिकल कितना होगा, इसे हमें सॉल्व करना है। क्या मैं यहां पे ये फॉर्मूला को यूज कर सकता हूं जहां पे रेडियस, मास, काइनेटिक एनर्जी, चार्ज और बी के बीच में रिलेशन है। ये कहां से आया था, R बराबर mb/qb से ही आया था, जहां पे मोमेंटम को हम यहां पे ट्रांसफर इसके टर्म्स में लिख देते हैं। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि यदि मुझे यहां पे जो रेडियस है, किस किस को कंपेयर करना है, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल का, तो मैं यदि अल्फा पार्टिकल का और प्रोटॉन के जो रेडियस है इसके रेडियस को लिखने की कोशिश करूं तो क्या होगा, ये √m के प्रोपोर्शनल। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, √m मतलब m अल्फा अपॉन m प्रोटॉन चाहिए इनटू, अब देखो चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि ये q ऑफ प्रोटॉन अपॉन q ऑफ क्या हो जाएगा, अल्फा, और ये √k के प्रोपोर्शनल हो गया। काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंडेंस कैसा हो गया, √k ऑफ अल्फा अपॉन k ऑफ प्रोटॉन के, या क्या हम इस रेशियो में लिख सकते हैं। अब क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको मालूम है, m अल्फा जो होता है मास ऑफ प्रोटॉन का 4 गुना होता है, तो ये हो जाएगा √4 मतलब 2 इनटू, यदि चार्ज की बात करें तो ये E होगा और ये 2E होगा, तो ये हो जाएगा 1/2। और यहां पे यदि मैं इसको देखूं कि K अल्फा बाई K आपके प्रोटॉन, ये दोनों का काइनेटिक एनर्जी का रेशियो यहां पे रखेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल, और ये कहा कि ये दोनों बराबर है, 1/1 है, तो क्या K अल्फा बाई K बीटा, मतलब K अल्फा बाई जो K प्रोटॉन है ये भी 1 आ जाएगा। और यदि 1 आ गया
मतलब अल्फा पार्टिकल का जो काइनेटिक एनर्जी है उतना ही है जितना प्रोटॉन का है, और प्रोटॉन का कितना दिया हुआ था 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसलिए अल्फा पार्टिकल का भी कितना हो जाएगा 1 मेगा इलेक्ट्रॉन, डेफिनेटली फर्स्ट आंसर है। एक और क्वेश्चन आपको बताता हूं, यहां पे आप क्वेश्चन को पढ़ के देखो, जस्ट 1 सेकेंड में 5 सेकेंड देता हूं, आप पढ़ के देखो, आपको दिखेगा एग्जैक्टली सेम नेचर सेम कॉन्सेप्ट पे एक ही तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, यहां पर भी सेम चीज कंपेयर करना है, उसी तरह से प्रोजेक्ट किया गया है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर में, एक का काइनेटिक एनर्जी दिया गया है, दूसरे का यहां पे पूछा है, और आप देखोगे कि रिपीट भी होता है, क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, और यही चीज यही नजरिया आपको देना है। ये सब जो आपका जो क्लास चल रहा है इसके थ्रू यही चीज आपको क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है। सो डेफिनेटली यहां पे एक का काइनेटिक एनर्जी आपको दे रखा है, कितना काइनेटिक एनर्जी दे रखा है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन, तो दूसरे का भी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन होगा, जस्ट हमने एनालिसिस किया है अभी, इसीलिए ये आपको आंसर क्विकली यहां पे हम निकाल पाए। चलो इसको क्वेश्चन को देखते हैं, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन दिया है, इसने क्या कहा, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मतलब बी कांस्टेंट है, चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्किल ऑफ रेडियस r विथ कांस्टेंट स्पीड v, मतलब क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है और उसमें v और r दोनों चीज दे दिया है कि v स्पीड से, और जो इसका रेडियस है r है, और किस में है, ये अंडर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ये चीज ऐसा मोशन हो रहा है, ठीक है। फिर कहा द टाइम पीरियड ऑफ द मोशन, टाइम पीरियड किस किस पे डिपेंड करता है, याद है तब भी सही, नहीं याद है तब भी मैंने बताया कि 2 पाई आर बाई क्या कर दोगे, v कर दोगे तो आपके पास निकल जाएगा, और क्या आया था 2 पाई m बाई क्यू बी। तो क्या यहां पे इस वाले पोर्शन में ये कह सकते हो कि क्या यहां पे टाइम पीरियड r और v पे डिपेंड करेगा, नो। क्या होगा, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट ऑफ आर एंड वी होगा, इसको हमने कंक्लूजन में भी लिखा था। तो वेरी सिंपल, आपसे नीट यही पूछता ही है कि जो पढ़ाया गया है उसको आप जानते हो कि नहीं जानते हो, बहुत ज्यादा डेप्थ कॉम्प्लेक्स पार्ट में नहीं पहुंचता है, आपको बस देखना है, तो उससे इंडिपेंडेंट होता है तो हम कहेंगे कि इंडिपेंडेंट है। क्लियर, चलो एक और क्वेश्चन को देखते हैं, 2008 में आया हुआ है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जैसे इसको देखो, इसने क्या कहा, पार्टिकल ऑफ मास m, चार्ज q एंड काइनेटिक एनर्जी t। ध्यान रहे कभी कभी टी को पढ़ते ही टाइम पीरियड, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहां पे काइनेटिक एनर्जी को टी से कहा है, ये वेरिएबल कोई भी दिया जा सकता है, और इसका आपको क्या करना है, हैबिट डेवलप करना है, किसी भी चीज को किसी भी सिंबल से दिया जा सकता है। तो यहां पे टी क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, और कहा कि ये एंटर करता है ट्रांसवर्स यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को यदि मैं क्रॉस डायरेक्शन में मान लूं तो इसमें एंटर जो किया है वो कैसे किया है, इसके परपेंडिकुलर ऐसे एंटर किया है। कहा कि आफ्टर 3 सेकेंड इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन है। यदि कोई भी परपेंडिकुलरली एंटर करता है तो क्या उसका स्पीड चेंज होता है, नहीं होता है। स्पीड चेंज नहीं हुआ तो क्या काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा। तो आफ्टर 3 सेकेंड पूछे या आफ्टर 6 सेकेंड पूछे या आफ्टर 10 सेकेंड पूछे, क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी सेम होगा, और सेम काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या हो गया, आंसर टी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, आपको बस एनालिसिस करना है। अब हम आते हैं अपने थर्ड केस पे, कि थर्ड केस हमारे पास में क्या होगा यदि हमने जो प्रोजेक्शन वेलोसिटी जो दिया है किसका, एक क्यू चार्ज का, उसके और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एक थीटा एंगल है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस वेलोसिटी को 2 कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं। एक कंपोनेंट हमारे पास में ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट बन जाएगा जो बी के परपेंडिकुलर है, इसको मैं सिंबॉलिकली वी परपेंडिकुलर कह सकता हूं, ठीक है। और एक पैरेलल कंपोनेंट बन जाएगा, इसको मैंने पैरेलल कंपोनेंट ऐसे नाम दे दिया वी कॉस थीटा। ऑब्वियस सी बात है कि बी के जो परपेंडिकुलर है वो कैसा मोशन करेगा, वो मोशन करेगा सर्कुलर। तो वो क्या करेगा, सर्किल में मूव करने की कोशिश करेगा इस कंपोनेंट की वजह से। और हम वहां पे रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ भी बता सकते हैं, जो कि अभी अभी एम वी परपेंडिकुलर अपॉन क्यू बी होगा। यहां पे परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना है, वी साइन थीटा, तो मैं एम बी साइन थीटा बाई क्यू बी करूंगा। मुझे ये याद है, मैं यहां ये ऑन द स्पॉट डेवलप करूंगा, सब चीज याद करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। दूसरा कि यदि मैं टाइम पीरियड की बात करूं, टाइम पीरियड में क्या वेलोसिटी पे वो डिपेंडेंट था, नहीं था। तो जो एक्सप्रेशन पहले है यही एक्सप्रेशन यहां पर भी होगा या नहीं होगा। तो देखो टाइम पीरियड यहां पे 2 पाई m बाई क्यू बी ही लिखेंगे, ये बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है v पे और इवन रेडियस पे, ठीक है। सो सर्कुलर मोशन का पार्ट आपको आ गया। अब एक कंपोनेंट जो ये पैरेलल कंपोनेंट है, जो b के पैरेलल में है, इस पे तो कोई फोर्स लगेगा ही नहीं। तो इस पे फोर्स नहीं लगेगा तो क्या ये वेलोसिटी चेंज होगा, इसको चेंज करने वाला कोई है ही नहीं। तो ये क्या रहेगा, v cos थीटा ही रहेगा, मतलब यूनिफॉर्म मोशन स्ट्रेट लाइन इसकी वजह से ये रहेगा। और हम यहां पे कहेंगे कि यदि चूंकि इस चार्ज के पास में दोनों वेलोसिटी कंपोनेंट है,
और यदि दोनों है तो एक कह रहा है कि मैं सर्कुलर मोशन में मूव करूंगा, एक कह रहा है कि मैं आगे बढ़ूंगा, तो सर्किल बनाते हुए आगे बढ़ेगा और उसको हम क्या कह सकते हैं, हेलिकल मोशन कह सकते हैं। सो डेफिनेटली ये जो आपको हेलिकल मोशन दिख रहा है ऐसा मोशन होगा। और यदि मैं सपोज करो कि यहां पे एक पार्टिकल को यहां से देखना शुरू कर दिया और एक टाइम पीरियड बाद यहीं पे हमें मिलेगा और मैं कहूंगा कि ये कितना डिस्टेंस आगे गया है, इसी को पिच डिफाइन कर देंगे। इस रेडियस के लिए हमारे पास में तो है इंफॉर्मेशन, क्या है, mv परपेंडिकुलर अपॉन qb। हम पिच भी डिफाइन कर सकते हैं और इसको कहेंगे कि v cos थीटा मतलब जो पैरेलल कंपोनेंट है और इनटू टाइम पीरियड कर देंगे तो हमारे पास में पिच यहां पे कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर है? और इसी चीज को आप चाहो तो टाइम पीरियड के वैल्यू को 2πm/qb कर देंगे तो हो जाएगा। बेसिकली हमें यह ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो अभी समराइज करते हैं। मेरे पास में ये 3 एक्सिस बना हुआ है, बी जो है वो एक्स के डायरेक्शन में ओरिएंटेड है और यदि वेलोसिटी जो है वो लेट्स से वाईजेड एक्सिस में है तो इसको 2 कंपोनेंट में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक एनिमेशन से उसको पूरा देखते हैं। 2 कंपोनेंट Vx और Vy होगा, ठीक है। अब यदि मैं कहता हूं कि इसमें से यदि सिर्फ Vy कंपोनेंट को यदि मैं कंसीडर करता हूं तो ये पार्टिकल का मोशन कैसा होगा, तो बी पे परपेंडिकुलर इसकी वजह से सर्कुलर मोशन होगा। तो ये पार्टिकल क्या करेगा, इस सर्किल में ऐसे मूव करेगा। ये सिर्फ इस कंपोनेंट की कहानी है, इसकी वजह से ये रिजल्ट आपके पास आ रहा है। अब यदि मैं कहता हूं कि दूसरा कंपोनेंट Vx था, सो इस Vx वाले पार्ट पे क्या ये मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगा? नहीं, अभी अभी हमने देखा यदि नहीं लगाएगा तो स्ट्रेट में चला जाएगा। लेकिन इस चार्ज के पास में तो दोनों वेलोसिटी है, तो दोनों वेलोसिटी होगा तो क्या होगा, तो आपको क्या दिखेगा कि वो आगे भी बढ़ रहा है और सर्कुलर मोशन में भी है। ये जो आपको डॉट डॉट बताया गया है वो डिफरेंट टाइम इंस्टेंट में उसका इमेज बताया गया है ताकि आप पाथ को बता सके कि यह किस पाथ में ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। सो ये पूरा क्लियर हो गया कि यदि एक मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज को प्रोजेक्ट में करता हूं तो कैसा मोशन हो सकता है, ये जनरलाइज पार्ट में हमारे पास आ गया। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक चार्ज है जिसका चार्ज और मास दोनों दिया गया है, इसको वेलोसिटी जो दिया गया वो वेलोसिटी यहां पे मेंशन है 3i + 4j कैप है और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के बारे में दे रखा है कि 6i और ये टेस्ला में दिया हुआ है और टाइम पीरियड इसका 5 सेकेंड है। तो यहां पे पिच बताना है और रेडियस ऑफ द पाथ बताना है, ठीक है। एक चीज सबसे पहले, यदि मैं टाइम पीरियड की बात करता हूं तो क्या 2πm/qb होगा और यही चीज आपको क्या दे रखा है, 5 सेकेंड दे रखा है। यही क्या दे रखा है, 5 सेकेंड दे रखा है। अब मुझे बताओ कि जो यहां पे पिच होता है, जो पहला पार्ट हमें निकालना है वो सिर्फ पैरेलल कंपोनेंट इनटू टी होता है। मुझे बताओ बी किसके डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग में है, तो इस वेलोसिटी में कौन सा कंपोनेंट एक्स के लॉन्ग में है, डेफिनेटली 3। तो जिस v cos थीटा की मैं बात कर रहा हूं ये 3 हो गया और ये t5 दे रखा है, तो सिंपल मैं कह सकता हूं कि ये 15 मीटर इसका क्या हो गया, पिच हो गया। यदि रेडियस की बात करें तो क्या होगा, तो रेडियस में mv परपेंडिकुलर अपॉन qb चाहिए। क्या यहां पे मेरे पास में v परपेंडिकुलर मालूम है, मतलब b है x डायरेक्शन में 6i, तो j डायरेक्शन में जो वेलोसिटी कंपोनेंट होगा देखो 4j, वही परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, मतलब ये 4 हमारे पास में क्या हो गया, ये पार्ट आ गया। ये तो हमारे पास में 4 आ गया, लेकिन स्टिल अब मुझे क्या चाहिए, यहां पे m/qb चाहिए। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं m/qb टाइम्स ऑफ 4, ये आ जाएगा। और क्या मैं यहां से ये 5 सेकेंड दिया हुआ है m/qb में निकाल सकता हूं, m/qb क्या हो जाएगा 5/2π। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 5/2π × 4, तो ये हमें रेडियस में मिल जाएगा। आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो, सो सिंपल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं मोशन अब कंबाइन में, मतलब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, ठीक है। सो दोनों के प्रेजेंस में कैसा काम करेगा, तो लेक्चर का शुरुआत पार्ट फर्स्ट में हमने शुरुआत कहां से किया था, यहीं से शुरू किया था। लॉरेंस फोर्स लगेगा, उस चार्ज पे मैग्नेटिक फील्ड भी फोर्स लगाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी फोर्स लगाएगा, और दोनों का हमें पता है कि वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड QB क्रॉस B और ये QE लगाएगा। ये दोनों के इन्फ्लुएंस में अब मोशन होगा। अब इसका कई सारा एप्लीकेशन है जिसमें वेलोसिटी सिलेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होता है। वेलोसिटी सिलेक्टर एक और साइक्लोट्रॉन है जिसको इस बार हटा दिया गया है, इसलिए हमने यहां पे नहीं लिया। अब वेलोसिटी सिलेक्टर क्या है उसकी हम चर्चा करते हैं। सोचो यदि मैं ऐसा कहता हूं कि मैं एक मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों है उसमें चार्ज को प्रोजेक्ट किया, लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि वो डेविएट ना हो, मतलब वो जो वेलोसिटी है उसको चेंज नहीं हुआ और वो क्या हो गया, दोनों फील्ड को एकदम सिंपली पास कर गया, बिना डेविएशन का पास कर गया। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि उस पे जो भी मैग्नेटिक फील्ड और जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड ने फोर्स लगाया है वो एक दूसरे के अपोजिट और बराबर मैग्नीट्यूड का होगा,
है ना। या मैं ऐसा कह सकता हूं कि उस पर नेट फोर्स क्या है, जीरो है, और नेट फोर्स जीरो है तो मैं क्या कर सकता हूं, QV क्रॉस बी प्लस QE के वैल्यू को जीरो करना पड़ेगा, या ये रिलेशन यहां पे होल्ड होना चाहिए, तभी ये कंडीशन आएगा कि वो चार्ज उन दोनों फील्ड से बिना डेविएशन पास हो जाए। एक सिचुएशन को हम क्या करते हैं, एक सिचुएशन को यहां पे ये करते हैं, वेलोसिटी सिलेक्टर अभी है, सिर्फ साइक्लोट्रॉन रिमूव किया गया है, इसलिए साइक्लोट्रॉन को मैं नहीं लूंगा, ठीक है। एक सिचुएशन यहां पे लेते हैं, सपोज करो कि मेरे पास में एक क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड है। ध्यान देना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट ये रिलेशन है। एक क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड है, और मैंने इसमें एक चार्ज लिया, पॉजिटिव चार्ज लिया, और इधर डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी दे दिया। हमें दो चीज मालूम है, B और V, तो अभी अभी आपने निकाला कि इस डायरेक्शन में इसमें क्या मिलेगा, मैग्नेटिक फोर्स मिलेगा। अब आप क्या चाह रहे हो कि ये इधर डायरेक्शन में ये कंटिन्यू करे, इस मोशन को कंटिन्यू करे, ये बिना डेविएशन का कंटिन्यू करे। तो आपको नहीं लगता कि इस फोर्स को बैलेंस करने वाला कोई चाहिए? सो डेफिनेटली नीचे के डायरेक्शन में एक फोर्स चाहिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर सकता है, तो आपको इसी के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगाना पड़ेगा। और आप देख पा रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के जस्ट परपेंडिकुलर हो गया, और यदि ये FE और FM बराबर हो गया तो क्या हो जाएगा, ये बिना डेविएशन का सीधे चला जाएगा। मतलब इसको ये दोनों फील्ड कुछ नहीं कर पाया, सीधे निकल गया, ठीक है। और इसी चीज को यहां पे बताया गया है, और यहां पे आप यदि सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो FM क्या हो जाएगा, हमें पता है कि QB क्रॉस B है, तो Q इंटू V इंटू B, और जो QE होगा वो कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली Q टाइम्स ऑफ E। तो यहां से एक रिलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट आ गया है कि यदि V का वैल्यू E बाई B के बराबर हो गया तो मतलब वो स्पीड जो E बाई B के रेशियो के बराबर है वो बिना डिफ्लेक्शन का यहां से जा सकता है। क्या मैं इसको शानदार तरीके से यूज कर सकता हूं? क्या मैं ये कह सकता हूं कि मैंने बहुत सारे पार्टिकल लिए और इसमें प्रोजेक्ट कर दिए, बहुत सारे पार्टिकल लिए डिफरेंट डिफरेंट स्पीड का और इसमें प्रोजेक्ट कर दिया, कौन सा पार्टिकल यहां से बिना डेविएशन का निकलेगा, जो इस रिलेशन को फॉलो कर रहा होगा। बाकी सभी में कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन होगा, डिपेंडिंग अपॉन उसका वेलोसिटी अलग क्या था, उस पर चार्ज क्या है, वो सारा डिफ्लेक्ट हो जाएगा। और मैं यहां पे वेलोसिटी सिलेक्टर इसको कह सकता हूं। सो बेसिकली वेलोसिटी सिलेक्टर क्या है, क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो अरेंजमेंट है उसी को ही सर्व कर सकता है आपका वेलोसिटी सिलेक्टर की तरह। और यहां पे आपको दिख रहा होगा कि एक्चुअली में चार्ज कुछ भी नेचर का रहे, E को V और B के प्रोपोर्शनल क्या हो जाए, परपेंडिकुलर होना पड़ेगा, क्योंकि वो क्रॉस प्रोडक्ट से होता है। और इसी सब इसको हम यूज करते हैं वेलोसिटी सिलेक्टर में। ये सारे चीज मैंने डिस्कस आपको अभी अभी कर दिया है, ठीक है, कि कैसे हम इससे वेलोसिटी सिलेक्टर बना सकते हैं। ओके, चलो इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहले इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि कमेंट करना है आपको किस पे, कि किस केस में फोर्स का वैल्यू जीरो हो सकता है। देखो यहां पे चार्ज है और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये तो डेफिनेट हो गया कि इसी डायरेक्शन में हमारे पास में क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा इसी डायरेक्शन में। यदि ये चार्ज पॉजिटिव है तो, नहीं तो अपोजिट में लग सकता है ऐसा। तो पॉजिटिव मान के हम सबको सॉल्व करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फोर्स इधर आ गया। अब सोचो मैग्नेटिक फील्ड इधर है और आपका इधर डायरेक्शन में वेलोसिटी है, इधर के डायरेक्शन में वेलोसिटी है, तो QB क्रॉस B करेंगे तो आपको नहीं लगता कि बाहर के डायरेक्शन में, डॉट के डायरेक्शन में आपके पास में मैग्नेटिक फोर्स होगा? क्या दो परपेंडिकुलर फोर्स कभी रिजल्ट जीरो कर सकता है? नहीं कर सकता। मतलब इस केस में तो कभी जो फोर्स है, नेट फोर्स, वो जीरो होना मुश्किल है। यदि मैं इस पे देखता हूं, देखो यहां पे ऊपर के डायरेक्शन में वेलोसिटी है और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दिया है, डॉट, मतलब ये बोर्ड से बाहर आते हुए। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि इसी डायरेक्शन में यहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स भी होगा? तो इलेक्ट्रिक फोर्स किधर हो गया, बोर्ड से बाहर आते के डायरेक्शन में, जिसको हमने डॉट से कहा। अब यहां पे देखो V ऊपर है, B इधर है, तो QB क्रॉस B करूंगा तो क्या अंदर आएगा? तो मतलब क्रॉस के डायरेक्शन में यहां पे FM हो सकता है। क्या ये दोनों आपस में बैलेंस कर सकते हैं? अपोजिट है, अब इक्वल मैग्नीट्यूड का कर देंगे तो ये बैलेंस कर सकता है। मतलब थर्ड जो ये केस है ये पॉसिबल है, इसमें फोर्स का जीरो होना। इसमें पॉसिबल नहीं है, बाकी को भी चेक करोगे तो उसमें पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? ठीक है, चलो अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहां पे आपके पास में पीछे जो जो पढ़ा है वो सब चीज समराइज होना शुरू हो जाएगा और बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आना शुरू हो जाएगा। जैसे इसमें क्या किया गया, चार डिफरेंट तरह के पार्टिकल को सेम स्पीड से इसमें प्रोजेक्ट किया गया, इस मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट किया गया, लेकिन सभी में देखा गया कि जो पाथ अपना रहा है, एक इधर गया, एक इधर गया दूसरे रेडियस से, ये इधर गया दूसरे रेडियस से, एक बिना डिफ्लेक्शन ऐसे निकल गया। ठीक है,
अब इसमें बताना है कि यदि हमने पार्टिकल जो दिया है वो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल दिया है, सभी को एंटर कराते समय मैंने स्पीड सेम रखा है, सेम मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, तो आपको यहां से क्लासिफाई करना है कि कौन सा चार्ज क्या होगा। सबसे पहले यदि मैं टेबल बताऊं तो प्रोटॉन पे मास mp चार्ज E है, इलेक्ट्रॉन पे मास me चार्ज -E है, अल्फा पार्टिकल पे 4mp और 2e है, और न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं है और mp है। अब मुझे बताओ, यदि मैं चार्ज को एंटर कराया और यदि आप Fm को ध्यान से देखोगे तो कैसे हम देते हैं, qv क्रॉस b से देते हैं। यदि आपके पास में वेलोसिटी है, मैंने इसे एंटर कराया है, b है, v भी है, b भी है, ठीक है, और इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर है, मतलब एंगल भी जीरो नहीं है। तो अब बताओ, यदि ये अनडिफ्लेक्टेड ऐसे गया है, इसका मतलब Fm जीरो है, और Fm जीरो का एक ही रीजन हो सकता है कि चार्ज जीरो होगा, वही अनडिफ्लेक्टेड गया होगा। तो एक चीज तो फिक्स हो गया हमारा कि जो थर्ड पार्टिकल था वो क्या होगा, वो न्यूट्रॉन होगा, क्योंकि न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं होता है, ये डेफिनेटली न्यूट्रॉन होगा। यस और नो? थर्ड पार्टिकल क्लियर हो गया? कॉमन सेंस लगाना है, ठीक है, और उसके बाद धीरे धीरे जो पढ़े हो उसको साथ में। अब मुझे बताओ, यहां पे एक इधर साइड में डिफ्लेक्ट हुआ है और दो इधर साइड में डिफ्लेक्ट हुआ है। आपको नहीं लगता कि चार्ज यदि यहां पे पॉजिटिव होगा तो जो Fm का डायरेक्शन होगा नेगेटिव के समय जस्ट रिवर्स हो जाएगा? एक ही का नेगेटिव है और बाकी दो का, देखो इसका पॉजिटिव है और इसका नेगेटिव है। आपको नहीं लग रहा कि ये जो इधर साइड में डिफ्लेक्ट हुआ होगा वो इलेक्ट्रॉन होगा? मतलब फोर्थ भी डिसाइड हो गया कि ये जो फोर्थ है वो इलेक्ट्रॉन है। नाउ कमिंग टू कि ये दोनों पार्ट में 1 और 2 में एक चीज तो क्लियर हो गया कि या तो प्रोटॉन होगा और या तो ये अल्फा पार्टिकल होगा। लेकिन कैसे डिसाइड करेंगे कि इसमें 1 और 2 में कौन सा अल्फा पार्टिकल है और कौन सा प्रोटॉन है? अब आपके पास क्या है, दिख रहा है कि R जो होता है वो mb/qb होता है, और मुझे यहां पे इसका रेडियस भी पता है और इसका रेडियस भी पता है। आपका फर्स्ट का रेडियस बड़ा दिख रहा है, फर्स्ट पार्टिकल का रेडियस बड़ा दिख रहा है, सेकेंड पार्टिकल का रेडियस छोटा दिख रहा है, और आपको दिख रहा होगा कि रेडियस जो होता है वो mb/qb होता है। तो क्या मैं m बाई यहां पे q के रेशियो को देखूं, क्योंकि v सेम है, b सेम है, तो जिसका भी बड़ा होगा क्या चीज, m/q। जैसे ये हमारे पास में क्या हो गया, m/q का रेशियो। तो आप मुझे बताओ, यदि मैं प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल में बताऊं, यदि रेशियो देखूं तो प्रोटॉन के लिए यही रेशियो क्या है, ये रेशियो है mp/e, और यही चीज अल्फा पार्टिकल के लिए ये रेशियो क्या है, 4mp/2e, मतलब 2mp/e। अब बताओ मुझे कि जिसका ये पार्ट बड़ा उसका रेडियस भी बड़ा। सोचो, क्या फर्स्ट पार्टिकल का रेडियस बड़ा दिख रहा है? वो कौन सा होगा, वो अल्फा पार्टिकल होगा। मतलब फर्स्ट जो है वो अल्फा पार्टिकल है, और जो रिमेनिंग बचा वो क्या हो गया, प्रोटॉन हो गया। कुछ बच्चों ने आंसर भी दिया है, वेरी गुड, आंसर आपका मैच कर रहा है, ठीक है। चलो इसी में एक छोटा सा क्वेश्चन यदि आपसे पूछता हूं कि अच्छा बताओ, इस बेस में जो डिफ्लेक्शन हुआ है इस केस में, यदि मैं कुछ पूछूं कि विच पाथ हैज लेसर रेडियस, इसमें से इस तीनों में किसका लेसर रेडियस है? डेफिनेटली आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ, किसका लेसर रेडियस है? ऑब्वियसली 4 का, है ना, और 4 का लेसर रेडियस है। यदि मैं पूछता हूं कि अच्छा इसमें किसका हायर कर्वेचर है, जैसे देखो कोई चीज फ्लैट है, जैसे जैसे मैं उसको कर्व के फॉर्मेट में ला रहा हूं तो उसका कर्वेचर बढ़ रहा है, तो मैं कहूंगा कि डेफिनेटली जो फोर्थ है उसी का कर्वेचर भी सबसे ज्यादा है। सो लेसर रेडियस और हायर कर्वेचर, क्या मैं इसको एक साथ रिलेट कर सकता हूं? कह सकता हूं कि जो कर्वेचर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, कह सकता हूं, ठीक है। सो इस तरह से आप इन सब चीजों को सॉल्व कर सकते हो। एक और क्वेश्चन पे आते हैं जो नीट में पूछा गया। इसमें कहा एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आर एक्टिंग अलोंग द सेम डायरेक्शन इन अ सर्टेन रीजन। मतलब हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। पहला इंफॉर्मेशन इसने ये दिया। दूसरा क्या कहता है कि इफ इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड इन द रीजन सच दैट इट्स वेलोसिटी इज पॉइंटेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। मतलब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ये इधर के डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रॉन जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है इसके वेलोसिटी को भी हम इसी डायरेक्शन में दे दिए, ठीक है। ये अभी तक का सिचुएशन है। फिर कहता है कि देन द इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? सबसे पहले मुझे बताओ, क्या ये इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? नो।
मैग्नेटिक फोर्स तो एक्सपीरियंस नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसके पैरेलल में हो गया। क्या इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? यस। किधर डायरेक्शन में एक्सपीरियंस करेगा बताओ? क्या इलेक्ट्रिक फोर्स Q टाइम्स ऑफ E होता है? E इधर है और चार्ज इस पे नेगेटिव है, तो क्या आप कह सकते हो कि यहां पे इस डायरेक्शन में इसमें क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स है। अब सोचो, कोई ऑब्जेक्ट है, उसे वेलोसिटी आपने उधर के डायरेक्शन में दिया है और पीछे के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो क्या ये इसके मैग्नीट्यूड को कम करना शुरू करेगा? तो डेफिनेटली हमारे पास आंसर क्या होगा कि इसका स्पीड डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत फंटास्टिक क्वेश्चन है, इसमें डायरेक्शन का जो आपका मामला है वो बहुत बढ़िया हो जाएगा। और यहां पे जो मैं सजेशन दूंगा, आप उसको डेफिनेटली अपने आप में उसको एक्सेप्ट करके और उसे रिमाइंड करके रखना, क्योंकि वो बहुत बार काम आएगा। ठीक है, देखो बहुत बढ़िया सिचुएशन दिया है, ये काइंड ऑफ प्रैक्टिकल सिचुएशन है और ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। ठीक है, मुझे ये जो ईयर है वो इसमें ध्यान नहीं है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखो क्या कहा, सिंपल देखना, पूरे एक्सपेरिमेंटल एक तरह से क्वेश्चन है। इसने कहा कि व्हेन अ प्रोटॉन इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन अ रूम, एक रूम में प्रोटॉन को रिलीज किया गया और रेस्ट से रिलीज किया गया। प्रोटॉन मतलब उस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव मैंने ऐसा कह दिया। ठीक है, इसको रेस्ट से रिलीज मतलब वेलोसिटी 0 है, तो कहा इट स्टार्ट्स विथ एन इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ ए नॉट टुवर्ड्स द ईस्ट। इसने कहा कि ईस्ट के डायरेक्शन में इसमें इनिशियल एक्सेलरेशन है। अब ईस्ट और बाकी भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं बताता हूं एक चीज। व्हेन इट इज प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स द नॉर्थ विथ स्पीड v, मतलब पहले रेस्ट में था, कहा कि अब नॉर्थ में यदि v स्पीड से यदि मैंने इसको प्रोजेक्ट किया, तो क्या हो रहा है? ये इनिशियल एक्सेलरेशन इसमें 3a0 हो जाता है और वो भी किधर के डायरेक्शन में? ईस्ट के डायरेक्शन में। तो बताना है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड उस रूम में कितना और किस डायरेक्शन में रखा हुआ है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब यहां पे रियल डायरेक्शन लिया गया है। जैसे आप अपने रूम में यदि बैठे हो, तो किधर नॉर्थ है, किधर साउथ है, किधर ईस्ट है, किधर वेस्ट है, अप डाउन, सारा चीज इसमें आपको समझ में आना चाहिए। एक चीज जो याद रख सकते हो आपको, जैसे वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस आप लेते हो, अक्सर इसको वाई एक्सिस ले लेते हो, इसको एक्स एक्सिस ले लेते हो, और जेड एक्सिस कैसे आप कहते हो कि ये डॉट में जेड एक्सिस होगा, ठीक है, और क्रॉस में माइनस जेड एक्सिस होगा, ऐसा लिख देते हो। मैं कहता हूं इसके साथ साथ एक और चीज आप एड ऑन कर लो। ये आपको कई जगह और कई सारे क्वेश्चन यहां पे पूछे गए हैं, वहां पे आपको हेल्प मिलेगा जो ऐसा रियल डायरेक्शन के साथ काम करेगा। जिधर वाई है आप उधर के डायरेक्शन में नॉर्थ ले लेना, और जिधर एक्स है उधर के डायरेक्शन में आप ईस्ट ले लेना। तो ऑब्वियस सी बात है कि क्या होगा, नॉर्थ के जस्ट अपोजिट में मतलब माइनस वाई में क्या हो जाएगा? साउथ, और ईस्ट के जस्ट अपोजिट में वेस्ट हो जाएगा। और जो आपके पास में जेड में डॉट है, ये अप डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। जैसे आप रूम में खड़े हैं तो जो आपका सर का ऊपर है, छत जो है वो अप के डायरेक्शन में है, तो ये अप डायरेक्शन डॉट शो करेगा, और क्रॉस जो होगा ये डाउन डायरेक्शन शो करना शुरू कर देगा। ठीक है, डायरेक्शन वाला पार्ट ये आपको बहुत हेल्प करेगा अभी कई सारे क्वेश्चन में जो कमिंग उसमें आता है। चलो अब हम आते हैं, इसने पहला सिचुएशन कहा था कि रेस्ट से जब मैंने इसको छोड़ा तो ये इस डायरेक्शन में इसके पास में कितना हो गया है? ईस्ट डायरेक्शन में a0 से मूव करना शुरू कर दिया है। a0 एक्सेलरेशन से ईस्ट डायरेक्शन, देखो ईस्ट डायरेक्शन मैंने ये लिया है, एक्स डायरेक्शन में चला गया। मुझे बताओ क्या रेस्ट चार्ज पे मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगा? नो। और यदि रेस्ट चार्ज पे मैग्नेटिक फील्ड फोर्स नहीं लगा रहा है तो ये एक्सेलरेशन कहां से आया? किसने दिया ये एक्सेलरेशन? तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड ने दिया होगा। अब बताओ यदि इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हुआ है तो इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा या नहीं होगा? तो एक चीज तो क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड ईस्ट के डायरेक्शन में होगा, और इसने जो फोर्स लगाया उसको मैं क्या कह सकता हूं? उसको कह सकता हूं E टाइम्स ऑफ E, और इज इक्वल टू इसका मास टाइम्स ऑफ a0, ये लिख सकता हूं। तो यहां से मुझे E भी पता चल जाएगा कि ये कितना हो जाएगा? ma0 बाई E। तो एक चीज तो क्लियर हो गया कि जहां पर भी E है उसका मैग्नीट्यूड कितना है? ma0 बाई E है, और ईस्ट डायरेक्शन में है ma0 बाई E, ईस्ट डायरेक्शन में है, बाकी ये वेस्ट में है, वेस्ट में है। तो ये दोनों तो हमारा ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। अब एक और, अब नेक्स्ट सिचुएशन को देखते हैं। नेक्स्ट में क्या कहा? नेक्स्ट में कहा कि जब मैं उसको v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करता हूं, देखो v वेलोसिटी से, वो भी किधर? इसमें नॉर्थ डायरेक्शन में, नॉर्थ मैंने ऊपर माना है, मतलब इसी चार्ज को जब मैंने v वेलोसिटी ऊपर के डायरेक्शन में दे दिया, ये रेस्ट नहीं है,
तब इसमें इनिशियल एक्सेलरेशन t इक्वल टू 0 पे ये कहा कि इसका एक्सेलरेशन जो है वो 3a0 है और वो भी ईस्ट के डायरेक्शन में है, इसी के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन मिला है 3a0 इसी डायरेक्शन में मिला। तो मुझे बता सकते हो कि एक्चुअली में इस 3a0 में क्या मैं इसको a0 प्लस 2a0 कह सकता हूं? ये a0 किसने दिया होगा? अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड उस रूम में है और अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये a0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने दिया होगा और उसको ईस्ट डायरेक्शन में दिया होगा। अब ये कह सकते हैं इसका मतलब कि यहां पे जो 2a0 है वो किसने दिया है? इस डायरेक्शन में 2a0 जो है एक्सेलरेशन वो किसने दिया है? मैग्नेटिक फोर्स ने दिया है। तो एक चीज तो क्लियर है कि क्या मैं यहां पे 2 टाइम्स ऑफ a0 जो एक्सेलरेशन है इस वाले एक्सेलरेशन को मास से मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो इसको क्या कह सकता हूं कि ये मैग्नेटिक फोर्स होना चाहिए। और मैग्नेटिक फोर्स को क्या कहते हैं? QB क्रॉस B कहते हैं। तो क्या मैं Q मतलब E V और B ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा। क्या B का वैल्यू यहां पे आपको दिख रहा है कि 2a0m बाई EV, 2a0m बाई EV, यहां पे B का वैल्यू ये भी दिख रहा है और यहां पे 3 दिख रहा है। तो ऐसे ही ऑप्शन हो गया कि हमारे पास में C आंसर हो जाएगा। अब अप डायरेक्शन को भी आप यहां पे बहुत अच्छे से डिटरमाइन कर सकते हो। कैसे? आप मुझे बताओ, इधर के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इधर के डायरेक्शन में आपको FM चाहिए और पॉजिटिव चार्ज है, V आपने ऊपर रखा है, मतलब नॉर्थ के डायरेक्शन में रखा है, तो V क्रॉस B, आप V क्रॉस B यदि करोगे तो यह क्या होना चाहिए? B जब तक ये बोर्ड से बाहर आता हुआ नहीं आएगा, मतलब अप नहीं रहेगा, तब तक ये नहीं हो सकता। इसलिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसके थ्रू आपने डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड सब चीज को सीखा। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन हम करते हैं। यहां पे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है PYQ का। इसमें दिया है कि बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन पासेस अनडिफ्लेक्टेड थ्रू अ म्यूचुअली परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब म्यूचुअली परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड था। लेट्स से कि ये मैग्नेटिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने नीचे के डायरेक्शन में ऐसे बता रखा है और ये मैग्नेटिक फील्ड मैंने कहा इस पे एक इस डायरेक्शन में एक बीम जो है वो पास कर रही है, अनडिफ्लेक्टेड ये पास कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ? यदि ये अनडिफ्लेक्टेड जा रही है और E और B दोनों है तो दोनों फोर्स लगा रहे होंगे, लेकिन इक्वल एंड अपोजिट लगा रहे होंगे। यस और नो? इक्वल एंड अपोजिट लगा रहे होंगे। क्या होगा इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्विच्ड ऑफ? इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑफ होगा तो मैग्नेटिक जो फील्ड होगा वो तो फोर्स लगाते रहेगा ना, और वो जो लगाते रहेगा वो कैसा लगाएगा? वो परपेंडिकुलर, मतलब इसमें सर्कुलर मोशन होना शुरू हो जाएगा। सेम क्वेश्चन पूछा है कि अच्छा बताओ ऐसे में मैग्नेटिक फील्ड सेम है तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेगा? सो डेफिनेटली वो सर्कुलर मोशन करता रह जाएगा। ठीक है, वो अनडिफ्लेक्टेड से सर्कुलर मोशन में आ जाएगा। दोनों के प्रेजेंस को कैसे हम डिटरमाइन करते हैं वो आपको समझ में आ रहा है। एक और क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको देख लो। एक मास स्पेक्ट्रोमीटर है, चलो ठीक है कि उसके बारे में नहीं पता है, लेकिन फिर भी आप एनालिसिस कर सकते हो। इसमें क्या कहा गया है कि मेजरिंग द मास ऑफ आयन, द आयन आर इनिशियली एक्सेलरेटेड बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, एंड देन मेड टू डिस्क्राइब क्या? सेमी सर्कुलर पाथ विथ रेडियस R उसका रेडियस है, यूजिंग अ मैग्नेटिक फील्ड B। तो कहता है कि इफ V एंड B आर केप्ट कांस्टेंट देन ये रेशियो कितना होगा? इसके इंफॉर्मेशन के अनुसार से हमें पता है कि जो R होता है वो 1/B 2m, ये एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है ये, और अपॉन Q ऐसे हम लिख सकते हैं। इसमें क्या कहा गया है? B हमारे पास में कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, और आपको ये बताना है कि मुझे चार्ज बाई मास का रेशियो, कम से कम मैं यहां पे ऐसा लिख सकता हूं कि रूट अंडर m/q जो है वो प्रोपोर्शनल टू रेडियस है, ऐसा लिख सकता हूं। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि m/q जो होगा ये प्रोपोर्शनल टू r² होगा, लेकिन मुझे क्या करना है? q/m निकालना है, तो 1/r² के प्रोपोर्शनल होगा। तो यही आंसर आपको देना है और आपको दिख रहा होगा कि ये 1/r² हो जाएगा। ठीक है, सो बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। अब हम आते हैं मैग्नेटिक फील्ड पे। नेक्स्ट पार्ट हमें क्या पढ़ना है? मैग्नेटिक फील्ड पढ़ना है। आपको वेरी फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था कि जो मैग्नेटिक इंटरेक्शन है उसको 2 स्टेप में आपको समझना चाहिए। पहले कोई भी मूविंग चार्ज या करंट कैरिंग एलिमेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, उसके बाद क्या करता है? वो मैग्नेटिक फील्ड किसी दूसरे मूविंग चार्ज या जो क्या होता है करंट कैरिंग एलिमेंट होता है उस पर फोर्स लगाता है। तो हमने एक एक्सटर्नल फील्ड में कोई यदि मूविंग चार्ज है या करंट कैरिंग एलिमेंट है तो उस पर फोर्स कैसा लगेगा वो सारा चीज को अभी तक देख लिया।
अब हमें कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन होता है जिसकी वजह से मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। वो कॉन्फ़िगरेशन कौन कौन इंपॉर्टेंट होता है? यदि आपके पास में आइडियल एक छोटा सा करंट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसका रिजल्ट आपको याद रखना ही रखना है। और फिर देखेंगे कि चलो सर्कुलर इससे तो आर्क में यदि करंट फ्लो हो रही है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कॉम्बिनेशन में क्या होगा। और दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, यदि सोलेनॉइड और आपके पास में टोराइड है तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। ये कुछ सर्टेन कॉन्फ़िगरेशन है जो मोस्ट रिपीटेडली पूछे जाते हैं, ठीक है, कि इसकी वजह से, इस कॉन्फ़िगरेशन की वजह से क्या आपके पास में मैग्नेटिक फील्ड होगा। आपके पास दो लॉ होता है मैग्नेटिक फील्ड को निकालने के लिए, उसमें से पहला जो है हमारा बायोट-सेवर्ट लॉ है और दूसरा एम्पियर सर्किटल लॉ है। एम्पियर सर्किटल लॉ एक्चुअली ज्यादातर जहां पे कॉन्फ़िगरेशन सिमेट्रिकल हो वहां पे लगाया जाता है, वैलिड तो हर जगह पे होता है। तो सबसे पहले बायोट-सेवर्ट लॉ को हम देखते हैं। बायोट-सेवर्ट लॉ क्या कहता है कि यदि आपके पास में यहां पे करंट फ्लो हो रही है तो आप यहां पे एक करंट एलिमेंट क्या कर सकते हो, कंसीडर कर सकते हो, जिसको आइडियल हम कहेंगे। और यदि इसके स्पेस में पी पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, जिसमें दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इस करंट एलिमेंट से इसका पोजीशन वेक्टर क्या है और इससे इसका एंगल ये थीटा क्या है, ये दोनों आपको क्या रहेगा, गिवन रहेगा। तो आपको इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है कि कितना होगा। इसकी वजह से चूंकि हम ये छोटा सा करंट एलिमेंट ले रहे हैं, इसको अक्सर डीबी कह देंगे, तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चीज यहां पे निकालना है। तो बायोट-सेवर्ट लॉ के अनुसार से ये क्या होता है, dB इक्वल टू म्यू नॉट आई dl क्रॉस r अपॉन 4 पाई इंटू RQ। ये हमारे पास में क्या होता है, ये एक्सप्रेशन होता है। अब मैं आपको यहां पे एक चीज इंपॉर्टेंट सजेशन दे रहा हूं, जब भी आपको कहीं पे भी मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए। आप अक्सर यदि ये हैबिट डेवलप कर लेते हो कि डायरेक्शन फाइंड आउट अलग से करेंगे, मैग्नीट्यूड अलग से करेंगे, तो आप देखना कई बार क्वेश्चन सिर्फ मैग्नीट्यूड की वजह से ऑप्शन मिल जाएंगे, सिर्फ डायरेक्शन की वजह से ऑप्शन मिल जाएंगे और आपके पास में अच्छा खासा समय बच जाएगा, ठीक है। इंस्टीड ऑफ इसको पूरे बनाना, इसको पूरे ऐसा ही इसको यूज करते हुए और आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना, मैं अभी आपको बताता हूं, ठीक है। सबसे पहले इसके यदि मैग्नीट्यूड की मैं चर्चा करूं तो क्या कर सकते हो, इसको सिंपल कह सकते हो कि ये म्यू नॉट बाई 4 पाई हो जाएगा और ये आइडियल हो गया और ये आर हो गया और दोनों के बीच में जो एंगल है उसको साइन थीटा कह देंगे और नीचे हमारे पास में आर क्यू है तो इस आर से आप इसको कैंसिल करके आर स्क्वायर कह सकते हो। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा। और डायरेक्शन क्रॉस प्रोडक्ट की वजह से देखेंगे, जैसे हमने अभी यहां पे देखा था, तो उस पर मैं आता हूं। इसी चीज को हम थोड़ा सा और भी चेंज कर सकते हैं, जो आई डी एल है उसको डी क्यू बाई डी टी टाइम्स ऑफ डी एल करोगे तो सेम चीज आपके पास में डी क्यू वी बन जाएगा और हम कह सकते हैं कि ये जो एलिमेंट है वो आपके पास में कन्वर्ट हो गया है वी डी क्यू का। तो हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज को हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड कौन कौन प्रोड्यूस करता है, या तो मूविंग चार्ज और नहीं तो आपके पास में करंट कैरिंग एलिमेंट। तो दोनों की वजह से हम बायोट-सेवर्ट लॉ को देख सकते हैं। अब एनसीईआरटी के पहला एग्जांपल को हम लेते हैं, ठीक है, जो बायोट-सेवर्ट लॉ को लगाना बता देगा और जो मैंने आपको सजेस्ट किया है वो भी फील करा देगा। इसने क्या कहा कि एक स्मॉल करंट एलिमेंट है आई डेल एक्स और आई कैप, मतलब क्या है, एक्स एक्सिस के अलोंग में है, इज प्लेस्ड एट द ऑरिजिन पे वो रखा गया है। फिर कहा कि फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट ऑन द नेगेटिव वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ऑरिजिन, और एज्यूम करना है कि करंट 1 एम्पियर है और डेल एक्स 1 मिलीमीटर के बराबर है। सबसे पहले इसको प्लॉट करते हैं, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये ऑरिजिन पे रखा हुआ है करंट एलिमेंट और ये ऑलरेडी दिया हुआ था कि आई कैप मतलब इस डायरेक्शन में है। तो मुझे करंट एलिमेंट मिल गया कि इस डायरेक्शन में ओरिएंटेड और इसका आई भी मालूम है, डेल एक्स भी मालूम है, ठीक है। अब पोजीशन वेक्टर देखते हैं, कहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। सो हमें मैग्नेटिक फील्ड कहां निकालना है, 5 सेंटीमीटर अबे और y एक्सिस पे और नीचे, मतलब एक्चुअली में इस पॉइंट पे हमें निकालना है। 5 सेंटीमीटर यहां से नीचे है और ये चीज आपके पास इस पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से निकालना है कि क्या होगा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ में। क्या मैं पहले मैग्नीट्यूड निकाल लूं? सो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मुझे ये चीज निकालना रहेगा, b इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, ठीक है। मैं बताऊंगा कि दोनों को एक साथ भी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को एक साथ निकालने के लिए भी बताऊंगा और अलग अलग भी बता रहा हूं, ठीक है। दोनों को समझना और आपको ये लगेगा कि क्यों अलग अलग निकालना बहुत ईजी पड़ेगा और कई बार आपको टाइम बहुत ज्यादा सेव कर देगा, ठीक है। चलो, सो यहां पे म्यू नॉट बाई 4 पाई की यदि मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा,
10 टू द पावर -7। बहुत ही सिंपल। यहां पे i कितना दिया हुआ है, देखो i आपके पास में यहां पे मालूम करना है 1 है, इनटू जो dl है वही dx है ना, जो डेल्टा x दिया हुआ है 1 मिलीमीटर मतलब 10 टू द पावर -3 मीटर। ठीक है, साइन थीटा, मुझे बताओ इसके और जो ये जो आपके पास में ये वेक्टर है पोजीशन वेक्टर, इसके बीच में थीटा कितना है 90 डिग्री है। सो डेफिनेटली ये दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, तो साइन 91, तो ये भी 1 हो गया। और अपॉन में r स्क्वायर करना है, r आपके पास में कितना दिया है, ये 5 सेंटीमीटर नीचे दिया है, तो 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 और सेंटीमीटर था तो 10 टू द पावर -4 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन बहुत ज्यादा टफ नहीं है, आप देखोगे ये 25 है, यदि ऊपर 100 होता तो बहुत आसानी से मैं इसको सॉल्व कर लेता। आप अपने मन से 100 रख लो, ऊपर 100 और नीचे भी 100 कर दो। एक चीज तो सिंपली हो गया कि ये क्या हो गया, 4 हो गया, और बाकी देखोगे कि सभी 10 के पावर में ऐसा निकल गए। तो मैं क्या यहां पे सिंपली ऐसा कर सकता हूं 4 इंटू और बाकी चीजों को लिखना शुरू कर दो। 10 टू द पावर -7 ये दिया हुआ है, ये -3 दिया हुआ है, ये यहां पे क्या आपके पास में 10 टू पावर -3 और ये ऊपर जाएगा तो +4 हो जाएगा, और ये ऊपर जाएगा, ये +2 है तो ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। ये क्या बचेगा 10 टू द पावर, देख लो काउंट करके 10 टू पावर -8 बच रहा है। सिंपल आपके पास में आंसर हो जाएगा, और आपके पास में आंसर 4 इंटू 10 टू पावर -8 और ये टेस्ला हो जाएगा। अभी डायरेक्शन हमने नहीं बताया है, अब डायरेक्शन पे चर्चा करते हैं। यदि आप डायरेक्शन की बात हम करेंगे तो क्या आपको पता है कि यहां पे आइडियल क्रॉस क्या होता है, आर पोजीशन वेक्टर है। यहां पे आइडियल जो है वो किस डायरेक्शन में रखा गया है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग में रखा हुआ है, और पोजीशन वेक्टर नेगेटिव वाई के डायरेक्शन में है। तो सिंपली क्या मैं डायरेक्शन दिखाने के लिए एक सिंपल काम कर सकता हूं, ये कर सकता हूं सिंपल काम कि यहां पे मैंने क्या कर दिया, इसके डायरेक्शन के लिए जो डीएल का डायरेक्शन है मतलब आईडीएल का डायरेक्शन है और जो आर का डायरेक्शन उसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लें। और ये मुझे मालूम था कि जो डीएल है जो जिधर है वो आई के क्रॉस में है, तो यहां पे आई कैप क्रॉस जो पोजीशन वेक्टर है वो नेगेटिव वाई के डायरेक्शन में है मतलब -j, इसको मुझे क्रॉस प्रोडक्ट करना है। और मैंने पहली क्लास से आपको बताते आ रहा हूं कि आई और जे और के, ये वाले पार्ट को आप हमेशा याद रखो कि आई को जे से क्रॉस करेंगे तो के मिलेगा और जे को के से क्रॉस करेंगे तो आई मिलेगा। ये चीज आपको हमेशा याद रखना है। तो मुझे बताओ इसमें आई क्रॉस जे माइनस बाहर कर देते हैं और आई क्रॉस जे को क्या लिखेंगे, के लिख देंगे। क्या माइनस के आया, माइनस के, यही डायरेक्शन भी मैंने बता दिया। माइनस के का मतलब क्या हुआ, इस केस में माइनस के कैसा होगा, कैसा दिखेगा बताओ, इसमें माइनस के जेड जो होगा वो डॉट में होगा और क्रॉस में -z होगा। सो डेफिनेटली वो डाउन के डायरेक्शन में आपको दिखेगा। ठीक है, उसको राइट हैंड से भी कर सकते हो, आइडियल क्रॉस आर, तो वो भी आपके पास में थंब अंदर के डायरेक्शन में जा रहा है, किसी भी एंगल से देखो आप बना सकते हो। अब क्या होगा यदि इसमें ऑप्शन रहता है तो मैग्नीट्यूड भी अलग से बना लोगे, डायरेक्शन भी देख लोगे, और कभी कभी क्या होगा सिर्फ डायरेक्शन निकालने से या सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालने से आपका आंसर बहुत क्विकली पहुंच जाएगा। इसलिए मैंने सजेस्ट किया कि दोनों को अलग अलग आप निकाला करो। यदि मैं इसको क्या करता, दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट से निकालता, तो नो डाउट कि ये साथ साथ हम सभी वेक्टर को लिखते, आप देख सकते हो स्क्रीन से आप ले लेना, तो आपको ये परफॉर्म करना पड़ता और डायरेक्टली आपके पास में आंसर आ जाता। ठीक है, लेकिन यहां पे आपको टाइम भी कंज्यूम ज्यादा होगा और आपको मेहनत भी थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ेगा, इसलिए पहला मेथड ओके है। नाउ एक और क्वेश्चन हम यहां पे लेते हैं। सपोज करो कि मैं कहता हूं कि यहां पे जो करंट एलिमेंट है उसको वाई एक्सिस के अलोंग में हमने रख दिया है, वाई एक्सिस के अलोंग में रख दिया है, और मैग्नेटिक फील्ड जो आपको निकालना है वो एक्स वाई पॉइंट पे निकालना है। मतलब इन जनरल हमारे पास में यहां पे एक्स वाई पॉइंट है और यहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है कि क्या है। ठीक है, तो यहां पर भी हम सेम काम कर सकते हैं, पहले मैग्नीट्यूड और फिर डायरेक्शन। सबसे पहले करंट एलिमेंट ऊपर के डायरेक्शन में, पोजीशन वेक्टर जो आपको दिखेगा, क्या ये पोजीशन वेक्टर इधर के डायरेक्शन में यही पोजीशन वेक्टर दिखा। सो इस करंट एलिमेंट और पोजीशन वेक्टर के बीच में एंगल क्या होगा, ये थीटा होगा। क्या यहां पे एक ट्रायंगल बना सकते हो, राइट एंगल ट्रायंगल, ये चीज क्या होगा, एक्स बताएगा, और ये चीज क्या होगा, वाई बताएगा। तो क्या आप इस r के मैग्नीट्यूड को बता सकते हो कि ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट अंडर। अब सबसे पहले मैग्नीट्यूड की चर्चा करते हैं, बाद में डायरेक्शन की, और फिर हम बहुत इजीली बना लेंगे। क्या है, μ0/4 आईडीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। चलो आईडीएल तो आइडियल ही रखना है क्योंकि जनरल है। साइन थीटा को क्या कर सकते हैं, साइन थीटा को क्या रख सकते हैं, देखो यहां से देखोगे तो साइन थीटा इज नथिंग बट दिस पार्ट अपॉन आर, मतलब x अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये साइन थीटा हो जाएगा। और आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, आर स्क्वायर इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या सिंपली आपके पास में ये मैग्नीट्यूड हो गया, μ0 आईडीएल
अपॉन 4 पाई, ये आर स्क्वायर हो गया और ये एक्स बाई इतना, ये साइन थीटा हो गया। अब मैं कहता हूं कि अच्छा इसका डायरेक्शन बता दो। सिंपल, ऊपर के डायरेक्शन में आइडियल और ये आर है, तो आइडियल क्रॉस आर करोगे तो नीचे के अंदर के डायरेक्शन में जाएगा। मतलब यही आंसर क्रॉस में यदि मैं लिख दूं तो क्या आप बता सकते हो कि क्रॉस फील्ड इसमें इस पॉइंट पे होगा। सिंपल, ठीक है। चलो अब हम आते हैं, इसी चीज को हम चाहते तो पूरा क्रॉस प्रोडक्ट से भी निकाल सकते थे, जिसमें आपको थोड़ा सा ज्यादा समय लगता, हाँ आंसर पे पहुंच जाते, लेकिन इंडिविजुअल करोगे तो ज्यादा मजा आएगा। इसीलिए मैं अब आपको डायरेक्शन निकालने के लिए एक छोटा सा आपको चीज बताता हूं कि क्या चीज फॉलो करना चाहिए। या तो क्रॉस प्रोडक्ट पे कमांड है, बहुत अच्छा, नहीं तो एक काम कर सकते हैं, जैसे सपोज करो कि इधर डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है इस वायर में, और मुझे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, मैं डायरेक्शन सिर्फ निकालना चाहता हूं, तो अपने राइट हैंड को लूंगा, ध्यान रखना राइट हैंड को लूंगा। राइट हैंड में थंब जो है वो किधर रख दिया, थंब रख दिया जिधर करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। और जो आपका पाम है, ये व्हाइट वाला सेक्शन, ये वाला पार्ट नहीं, ये वाला सेक्शन, ठीक है, यहां से ये उंगली को हम क्या करेंगे, उसकी तरफ डायरेक्ट करेंगे जहां पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। ऐसा करेंगे तो जो पाम का डायरेक्शन होगा वो आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दे रहा होगा। मतलब मैंने क्या कहा, थंब को रखना है किधर, अलोंग द करंट, राइट हैंड थंब को, ठीक है, राइट हैंड थंब को। दूसरा कि जो फिंगर्स है, जितना जो फिंगर बाकी बचा उसको हम क्या करेंगे, उस पॉइंट की तरफ ओरिएंट करेंगे अलोंग, जहां पे हमें क्या निकालना है, बी फाइंड आउट करना है। उसके बाद जो पाम होगा वो आपको मैग्नेटिक फील्ड बता रहा होगा, और डेफिनेटली आपको ये जो बता रहा है वो बोर्ड के आउटसाइड में बता रहा है, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डेफिनेटली हम इसके मैग्नेटिक फील्ड को क्या डॉट में कह सकते हैं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड डॉट में आपको दिखेगा, यहां पे पाम बाहर की तरफ है। अब मैं कहता हूं चलो उस सिचुएशन में निकालो जिसमें करंट मैंने रिवर्स किया है। अब एक तो कॉमन सेंस, कहोगे कि सर सब चीज सेम है, वही पॉइंट पे मुझे निकालना है, मैंने करंट को रिवर्स किया है, तो ये चीज तो हमें बहुत आसानी से बता सकते हैं कि यहां पे डॉट में है तो यहां पे क्रॉस में होगा कि नहीं, यहां क्रॉस में होगा। दूसरा, यदि मैं इसी चीज को फॉलो करता हूं तो हमने क्या कहा था, थंब को आपको इसकी तरफ में रखना है, राइट हैंड थंब को इधर रखा, और बाकी फिंगर को वहां पे उसकी तरफ ओरिएंट करना है जिधर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ऐसा करूंगा तो क्या ऐसा सेक्शन आएगा, और ऐसा सेक्शन आया तो मतलब हमारे पास में जो ये पार्ट है, पाम वाला पार्ट, वो अंदर चला गया, क्रॉस को बता रहा है। तो या तो आप इस चीज को फॉलो करोगे और डायरेक्शन से ही आप चीजों को बहुत इजीली निकाल लोगे, या आपके पास में और भी तरीका हो सकता है। अभी मैं बताता हूं। पहले एक चीज बताओ कि इसी चीज को यूज करते हुए मुझे यहां पे बताओ, करंट यदि ऊपर के डायरेक्शन में है तो इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, जस्ट डायरेक्शन को बताओ। क्या करेंगे, राइट हैंड का लेंगे, थंब को इधर कर दिया है ना, फिंगर को उधर रखा जहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। पाम क्या है, क्या ये जो है वो अंदर की तरफ दिखा रहा है, अंदर क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, यस और नो होगा पी पे। और यही चीज यदि मैं यहां पे रखता हूं तो क्या होगा, ये ऐसे है, ऐसा दिखाएंगे तो क्या होगा, ये बाहर के डायरेक्शन में, मतलब क्या यहां पे डॉट हो जाएगा, ठीक है। सो ये चीज हमने फॉलो किया कि करंट के डायरेक्शन में हमने थंब को रख दिया, पॉइंट्स जिधर हमने बाकी फिंगर्स है उधर हमने रख दिया इस पॉइंट की तरफ में, और पाम जो है वो आपको बी को दिखा रहा है। तो क्या इसी तरह से हम यहां पे बता सकते हैं कि यहां पे पी पे क्या होगा, एक कॉमन सेंस कि यदि यहां पे ऊपर के डायरेक्शन में करंट था तो इसके इस साइड में जो पी है वो क्रॉस है, तो डेफिनेटली यहां पे डॉट होगा और यहां पे क्रॉस होगा, है ना, जो अभी अभी हमें दिखा। जो सीखे उसको तो अप्लाई करना ही है। और दूसरा, आप चाहो तो लगा लो, आपके पास में क्या है, नीचे के डायरेक्शन में क्या है, करंट है, और ये फिंगर को इधर किए तो क्यू साइड में क्या आ रहा है, क्रॉस, अंदर के डायरेक्शन में पाम आ रहा है, ठीक है, तो इधर के डायरेक्शन में दूसरा डॉट आ जाएगा। तो आप किसी भी तरीके से निकालो, आप सॉल्व कर सकते हो। सेम चीज यहां पे बात करोगे तो क्या होगा, यहां पे भी थंब ऐसे रखोगे, फिंगर यहां पे रखोगे, तो डेफिनेटली यहां पे क्रॉस आपको आएगा और यहां पे डॉट आपके पास आ जाएगा। एक तरीका आपके पास ये हो गया। दूसरा, एक और एक्सपीरियंस को यूज कर सकते हैं। एक्चुअली कोई भी यदि स्ट्रेट वायर है तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कॉन्सेंट्रिक होता है, मतलब सेंटर एक ही जगह पे, और ये सर्किल डिफरेंट सर्किल में हर जगह पे टेंजेंट के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होता है। हम इस वाले पोर्शन को भी यूज कर सकते हैं। यहां पे आपको क्या करना है, अपने थंब को लेना है, करंट के डायरेक्शन में आप थंब रखे, और कर्ल जो आप कर रहे हो तो कर्ल वाला पार्ट जहां जहां पे आपको ये टेंजेंट दिख रहा है उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो इसमें क्या हो गया, आपको ये दिख रहा है, और इसमें भी आपको इधर के डायरेक्शन में दिखेगा क्योंकि करंट आपके पास नीचे है। अब इसको 2D पोर्शन पे लाते हैं। यदि इसको मैं 2D पोर्शन पे लाऊं तो क्या कह सकता हूं कि यही चीज क्या दिखेगा, यदि सपोज करो कि ये मैंने करंट का डायरेक्शन दिखा दिया, मतलब आपकी तरफ आता हुआ करंट है, तो बताओ इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो सर्किल का डायरेक्शन कौन सा होगा,
आपने थंब ऐसे किया तो ऐसे करोगे तो इस डायरेक्शन में पूरा सर्किल बनेगा और जहां जहां टेंजेंट जैसा जैसा रहेगा उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये मतलब क्या, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, सो यहां पे जो आपके पास करंट जो मैग्नेटिक फील्ड दिखेगा वो मैग्नेटिक फील्ड इसी सर्किल पे रहेगा और हर जगह पे आप टेंजेंट यदि ड्रॉ कर देते हो तो उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आपको मिल जाएगा। यही चीज यदि क्रॉस में रहता तो उल्टा होता, क्योंकि अब क्रॉस अंदर के डायरेक्शन में करंट जा रही है तो कर्ल होगा, ऐसे मूव करेगा, कर्ल ऐसे, तो हर जगह पे आप टेंजेंट बता सकते हो। अब हाँ, तो यहां पे क्या हो गया, क्लॉकवाइज हो गया, यहां पे क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। ये हमने अब इसी चीज से मैं कहता हूं कि सपोज करो कि ये है और आपको सिर्फ ये 4 पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताना है, तो बहुत आसान। क्या किया हमने, कर्ल करना शुरू कर दिया। तो यहां पे क्या मिलेगा, यहां पे आपको इधर डायरेक्शन में टेंजेंट मिलेगा, यहां पे नीचे मिलेगा, यहां पे इस डायरेक्शन में मिलेगा, यहां पे इस डायरेक्शन में मिलेगा। मतलब ये सर्किल पे जो टेंजेंट है वो आपको दिख रहा है। क्या यहां पे एक चीज कर सकते हो कि जो वायर है इसके ऊपर वाले पॉइंट पे जिधर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है इसके नीचे में जस्ट उसके अपोजिट है। इसके इस साइड में जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है इसके इस साइड में जस्ट अपोजिट है। इस चीज को भी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि बनाते बनाते कुछ चीजें यदि ध्यान में रहना शुरू हो जाए तो बहुत टाइम बचाता है। सिमिलरली यदि मेरे पास में क्रॉस में है करंट, मतलब अंदर बोर्ड के अंदर करंट जा रही है और इस पॉइंट पे हमें क्या बताना है, मैग्नेटिक फील्ड बताना है। क्या करेंगे, अपने थंब को रखेंगे क्रॉस के डायरेक्शन में और कर्ल करेंगे, है ना। कर्ल करेंगे तो कैसा आएगा, तो आपके पास में ये रोटेशन का सेंस आपको पता चल रहा है और ऐसा करेंगे तो ये इस डायरेक्शन में ऐसे रोटेट होगा और आपको हर जगह पे ये दिख रहा है कि टेंजेंट कैसे हम लिख सकते हैं। क्या इसको भी यूज करके सेम क्वेश्चन को बनाया जा सकता है? आंसर इज यस। देखो इधर के डायरेक्शन में थंब रखोगे, कर्ल करोगे तो यहां पे अंदर की तरफ जा रहा है और अंदर जाने का मतलब क्रॉस, और यदि यहां से देखें तो बाहर की तरफ आ रहा है तो बाहर की डायरेक्शन में मतलब डॉट। यहां पे ये वाले रूल को भी लगा सकते हो और सेम पैटर्न में आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो, जिसका आंसर अभी अभी मैंने डिस्कस किया। ओके, अब आता है एक और चीज जो मैंने कहा कि इस डायरेक्शन को जरूर ध्यान में रखना। जो प्रैक्टिकल डायरेक्शन होता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अप डाउन, ये जो होता है इसमें आपको क्या ध्यान में रखना है। सपोज करो कि यहां पे जो एक्चुअली आप जिस रूम में हो वहां पे खड़े हो, प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, ठीक है, और आप अपने आप को यहां पे खड़े करो, ऐसे खड़ा करके दोनों हाथ को ऐसे फैला लो और आपका अपना ओरिएंटेशन जो होना चाहिए उधर होना चाहिए जहां पे सन है। ठीक है, प्रैक्टिकल ये चीज ध्यान रखना। तो जो आपका फेस है वो डेफिनेटली ईस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि इधर डायरेक्शन में आपका सन था, तो ऑब्वियसली आपका जो बैक होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वेस्ट को रिप्रेजेंट करेगा। अब जो दोनों हाथ है आप देख सकते हो कि आपका जो लेफ्ट हैंड है वो नॉर्थ को और राइट हैंड जो है वो साउथ को रिप्रेजेंट करेगा। इसको ध्यान में रखना है। लेकिन ज्यादातर जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे वो 2D में करेंगे और आपके ऑब्वियसली ऊपर अप हो गया, नीचे डाउन हो गया, तो इसका ये फॉर्मेट याद रखना जरूरी है कि जब आप 2D में लाओगे तो जैसा अभी अभी मैंने एक क्वेश्चन में बताया था कि जो y डायरेक्शन है उधर डायरेक्शन में आप नॉर्थ मान लो तो नेगेटिव y में साउथ हो जाएगा, माइनस y में क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। ईस्ट डायरेक्शन में किसके डायरेक्शन में ले लो, x डायरेक्शन में ले लो तो वेस्ट डायरेक्शन माइनस x में हो जाएगा। और यहां पे आपको पता है कि यदि ये x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो डॉट z को करेगा और क्रॉस माइनस z को करेगा, और डॉट जो होगा वो वही चीज अप भी शो करेगा और क्रॉस जो है वो डाउन भी शो करेगा। यदि आप ये लेते हो तो बहुत बार अच्छे अच्छे क्वेश्चन का जो डायरेक्शन है वो बहुत इजीली बना सकते हो। ठीक है, इसके एप्लीकेशन और जो बाकी मैग्नेटिक फील्ड का केस है उसको हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। इसको ध्यान से आप इसको ध्यान से रखना। अगले पार्ट 3 में मैं इसका यूज करके और आपको बताऊंगा कि PYQ कितने इजीली बिना कैलकुलेशन का भी सॉल्व आप कर सकते हो, जस्ट डायरेक्शन को देख के जो मैग्नेटिक फील्ड पे बेस्ड है। ठीक है, अगले क्लास में मिलते हैं। आई होप कि आपको ये सारा चीज अच्छा लगा होगा। ओके, सो अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।